सेकेंड ईयर में अपने एक एकांकी चल रही थी ममता का विष, उसके कथानक से संबंधित जो है बातचीत चल रही थी। ममता के विष एकांकी के कथानक को लेकर दो पात्रों की जो बातचीत है वो आपको बताई थी। एक तो इसमें सुशील की माँ और दूसरी चंद्रा, उन दोनों ने सुशील को लेकर जो बात है, उसकी बीमारी को लेकर जो बात है, उसके बारे में बातचीत अपनी चल रही थी। इसी बीच में जो सुशील है वो अपनी माँ को पुकारता है। सुशील अपनी माँ को पुकारता है, माँ सुशील के पास जाती है तो सुशील जाकर कहता है माँ मुझे जाड़ा लग रहा है इसलिए जल्दी से कंबल दो। माँ बहुत ज़्यादा डर जाती है कि जाड़ा लगने का सीधा सा अर्थ है कि सुशील की फिर से बुखार आने वाली है, तो वो बड़ी भयभीत हो जाती है कि आज के दिन 3 बार इसके बुखार चढ़ के उतर चुका है, चौथी बार इसको जाड़ा लग रहा है, तो निश्चित रूप से कोई अनहोनी घटना होने को लेकर जो माँ है वो आशंकित हो जाती है। और माँ चंद्रा से कहती है कि बेटा तुम जाकर जो है वो दरवाज़ा खोलना, देखना दरवाजे पर शायद सुशील के पिता और डॉक्टर साहब आए होंगे। चंद्रा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो डॉक्टर के साथ सुशील के जो पिता है उसका प्रवेश, जिसका नाम भी डॉक्टर की बातचीत में आया था कि उनका नाम था द्वारकानाथ जी, वो आते हैं। आते ही पहले जो माँ है वो रोगी के पास थी, तो जैसे उसको पता चलता है कि डॉक्टर आ गए हैं वो तुरंत डॉक्टर साहब के पास जाती है कि डॉक्टर साहब सुशील को फिर जाड़ा लग रहा है। तो डॉक्टर भी जो है वो बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि मैं समय पर इसको जो है वो अच्छे तरीके से अच्छी दवाई दे रहा हूँ, इसके बावजूद भी जो सुशील का बुखार है वो टूट क्यों नहीं रहा है, ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। जब पिता ये बात सुनते हैं कि सुशील को फिर से जाड़ा लग रहा है तो वो भी डर जाते हैं कि हो न हो कहीं मेरे अन्य बेटों की समान ये भी एक दिन हमें छोड़कर न चला जाए। यही बात सोचकर वो बड़े डर जाते हैं। माँ जो है वो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर साहब अब क्या होगा, तो डॉक्टर कहता है देखिए आप धैर्य रखिए, प्रसन्न रहिए, रोगी को भी प्रसन्न रखिए, हो सके तो 3-4 दिन में जो सुशील है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो माँ को थोड़ा आश्चर्य भी होता है कि 3-4 दिन में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। तो डॉक्टर कहता है हाँ क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छे तरीके से उसकी देखभाल कर रही है, समय पर उसको जो है दवा और पत्ते वगैरह दे रही है। दूसरी तरफ मैं भी अपनी ओर से कोई कमी नहीं रख रहा हूँ, समय समय पर आकर उसको जो दवाई और इंजेक्शन या सुई लगानी है वो आकर लगा रहा हूँ। इस प्रकार की बातचीत उनके बीच में होती है। तभी ये सुशील के पिता जो है ये भी जहाँ माँ और डॉक्टर अर्थात उसकी पत्नी और डॉक्टर के बीच जो बातचीत होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। सुशील के पिता कहते हैं देखिए डॉक्टर साहब, जो सुशील की माँ है उसके प्राण सुशील में ही बसते हैं, क्योंकि इसके जीवन का केवल और केवल जो आधार है अब केवल सुशील ही है। बाकी इसकी जो संतानें हैं वो तो इसको छोड़कर चली गई, कोई दुनिया छोड़कर चली गई। बाकी अन्य बच्चों के बारे में आपको बताया था कि किस प्रकार से बड़े होते ही वो अपने माता पिता को छोड़कर जो है वो देश सेवा के लिए या कमाने के लिए जो है अपने घर से दूर चले गए थे और फिर कभी लौटकर नहीं आए थे। तो डॉक्टर कहता है सुशील के पिता से कि द्वारकानाथ जी आपकी बात बिल्कुल सही है, निश्चित रूप से सुशील ही उनके प्राणों का आधार है। ये बातें जब माँ सुनती है तो वो डॉक्टर से कहती है डॉक्टर साहब जो सुशील है वो मेरा जीवन है, मेरा धन है, मेरा खजाना है, मेरा घर बार है, मेरा परिवार है, मेरा संसार है, मेरी दुनिया है, मेरा सब कुछ सुशील ही है। अगर सुशील स्वस्थ नहीं हुआ तो मैं एक दिन भी अपने बेटे के बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकती हूँ। तो डॉक्टर कहता है देखिए माँ जी, आप अपनी तरफ से उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं रख रही है और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी जो सुशील है वो ठीक हो जाएगा। अब ये सभी जो है वो रोगी के पास अर्थात सुशील के पास जाते हैं। डॉक्टर को देखते ही सुशील कहता है डॉक्टर साहब नमस्ते। तो डॉक्टर कहता है नमस्ते सुशील, लेकिन ये क्या कर रखा है, शरीर का जो शत्रु है उससे ज़्यादा दोस्ती करना ठीक नहीं है। अब यहाँ अपने को ये जानना है कि शरीर का शत्रु किसको बताया है, तो वो बताया है रोग या बीमारी, कि रोग या जो बीमारी है उससे दोस्ती छोड़ो तुम और जल्दी से ठीक हो जाओ। तो सुशील कहता है डॉक्टर साहब मैं भी यही चाहता हूँ कि जितनी जल्दी मैं स्वस्थ हो जाऊँ उतनी ही जल्दी ठीक होकर जो है मैं अपने कॉलेज जाने लगूँ।
तो ये डॉक्टर कहता है कि देखो सुशील बहुत ज़्यादा बीमार है, लेकिन फिर भी पढ़ने के प्रति इसकी जो लगन है ये बहुत अधिक है, और यही इसकी इच्छा शक्ति है जो बार बार इसको मौत के मुंह में जाने के बावजूद भी वापस लेकर आ रही है। यही इसकी जो इच्छा शक्ति है, इसके बलबूते ये जी रहा है। दूसरी तरफ जो सुशील है वो अपने पिता से पूछता है कि पिताजी आपने मेरी कॉलेज की फीस जमा करवाई या नहीं। तो सुशील के पिता कहते हैं कि देखो बेटो, कल मैं शहर जाऊंगा और वहां जाकर तुम्हारी फीस भी जमा करवा दूंगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पहले तुम अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान रखो। तो सुशील कहता है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, 1-2 दिन में पूर्ण रूप से ठीक होकर कॉलेज जाने लग जाऊँगा। ये बातें सुनकर सुशील की जो माँ है वो और भी ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि उसको सुशील की बीमारी से ज़्यादा डर ये सता रहा है कि हो न हो सुशील जैसे ही ठीक होगा वैसे अगर वो कॉलेज जाने लग गया, पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, तो अपने अन्य भाइयों के समान एक दिन ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा। ऐसी बात उसके दिमाग में आते ही जो माँ है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इतने में जो सुशील को दवा देने के बाद में डॉक्टर कहता है कि देखिए द्वारिकानाथ जी, अब आप मेरे साथ चलिए, मैं अपने साथ पूरी दवाई लेकर नहीं आया हूँ, कुछ दवा आप जो मैं लिख के दे रहा हूँ उसको शहर से लेकर आइए। दूसरा जो है रात के समय में आकर जो है मैं सुशील को सुई लगाऊंगा। तो पिता अर्थात सुशील के पिता द्वारिकानाथ और ये जो डॉक्टर है दोनों चले जाते हैं, और जाते जाते रास्ते में इन दोनों के बीच में बातचीत होती है कि देखिए द्वारिकानाथ जी, बच्चे के देखभाल में कहीं कोई कमी नहीं रह रही है, मैं समय पर दवाई भी दे रहा हूँ, आप भी अच्छे तरीके से ध्यान रख रहे हैं, और सबसे ज़्यादा उसका ख्याल सुशील की जो माँ है वो रख रही है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रख रही है। फिर भी ऐसा क्या हो रहा है जिससे सुशील जो है वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो रहा है? तो ज़रूर मुझे कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा, नए तरीके से इस पर अध्ययन करना पड़ेगा। ऐसी बातें जो है वो डॉक्टर कर रहा है। तो सुशील के पिता द्वारिकानाथ जी कहते हैं कि मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर कहता है देखिए, मैं शहर जाकर जो बड़े डॉक्टर हैं उनसे भी चर्चा करूंगा, और हो सके तो बहुत जल्दी जो सुशील की जो बीमारी है इसका इलाज हम ढूंढ निकालेंगे। ऐसी बातें करते हुए चले जाते हैं। सुशील के जो पिता है वो दवाई लेकर आते हैं और सुशील को देते हैं। इसके बाद में जो डॉक्टर है वो दूसरे दिन वापस सुशील के घर आता है, और घर आते ही सुशील के पिता से कहता है कि देखिए, अब हमें कुछ ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत है, हो न हो कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर हो रही है। यही कारण है कि जो सुशील है वो स्वस्थ नहीं हो रहा है। तो आप ऐसा कीजिए कि अपने घर में कोई ऐसा कमरा है जहाँ से हम रोगी के कमरे पर नज़र रख सके, अर्थात सुशील के कमरे पर नज़र रख सके। तो द्वारिकानाथ ने कहा कि हमारे बैठक का जो कमरा है वहाँ से एक खिड़की और एक जो दरवाज़ा है वो रोगी के कमरे की ओर, सुशील के कमरे की ओर खुलता है, और वहाँ से आराम से जो है वो सुशील के कमरे का ध्यान रखा जा सकता है। तो ये डॉक्टर कहता है सुशील के पिता से, देखिए हम दोनों ने जो योजना बनाई है इस योजना के बारे में आप किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे, यहाँ तक कि सुशील की माँ को भी कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं उस जड़ तक पहुँचना चाहता हूँ जो रोग की जड़ है। तो सुशील के पिता कहता है कि सुशील की माँ को भी नहीं। तो डॉक्टर कहता है बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम दोनों के अलावा ये किसी तीसरे व्यक्ति को ये पता भी नहीं होना चाहिए कि मैं रात के समय आपके घर में रहूँगा और सुशील की पूर्ण रूप से जो है वो निगरानी रखूँगा। तो रात के 10 बजे लगभग जो डॉक्टर है वो वापस सुशील के घर आते हैं, और उनके निर्धारित जो योजना थी उस योजना के अनुसार सुशील के घर की जो बैठक है वहाँ सुशील के पिता द्वारिकानाथ जी जो है वो एक चारपाई को खिड़की के बिल्कुल पास में लगा देते हैं, और वहाँ बिस्तर लगाते हैं डॉक्टर के। डॉक्टर वहाँ बैठ जाता है। वो बैठने के बाद में कहता है कि यहाँ से आराम से मैं जो है वो सुशील को देख सकता हूँ, ये भी देख सकता हूँ कि सुशील के कमरे में क्या गतिविधि हो रही है। द्वारिकानाथ से पूछता है कि क्या बज गए हैं? द्वारिकानाथ जी कहते हैं कि 10 बज गए। तो ये डॉक्टर कहता है कि द्वारिकानाथ जी आप सो जाइए, अब जो है सुशील का ध्यान मैं रखूँगा। तो द्वारिकानाथ अर्थात सुशील के पिता को आश्चर्य होता है कि डॉक्टर साहब आप आराम कीजिए, मैं ध्यान रख लूँगा। कि नहीं, आप सो जाइए,
अगर ज़रूरत होगी तो मैं आपको जगा लूँगा। डॉक्टर जो है वो बैठा रहता है और देखता है कि किस प्रकार से जो सुशील की माँ है सुशील के कमरे में जो लैंप जल रहा था उसको बुझा देती है और दीपक जला देती है। तो डॉक्टर सुशील के पिता से कहता है कि देखिए दीपक की लो कितनी अच्छी होती है। तो सुशील के पिता कहता है कि हाँ, लैंप की वजह से कड़वा जो धुआं है वो पूरे कमरे में चारों तरफ फैल जाता है। डॉक्टर उसका उत्तर देता है कि केवल कड़वा धुआं ही नहीं, वो बड़ा जहरीला भी होता है, इसलिए रात के समय अगर हम दीपक जलाकर रखेंगे तो दीपक की लो जो है वो आँखों को भी प्रिय है और उससे हमारे हृदय को भी एक विशेष शांति मिलती है। ऐसी दोनों बातें करते हैं। ऐसा करते करते द्वारिकानाथ जी सो जाते हैं और डॉक्टर जो है वो पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। 1 बजे सुशील के पिता फिर से जगते हो, डॉक्टर से पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या कुछ देखा? तो डॉक्टर ने कहा कि अभी कुछ नहीं। तो सुशील के पिता कहते हैं कि आप सो जाइए, अब मैं ध्यान रख लूँगा। ऐसे दोनों को चर्चा करते करते लगभग 2 बजने वाले थे। डॉक्टर आराम करने लगता है और सुशील के पिता जो है अपनी बैठक से जो है सुशील का कमरा है उसकी तरफ ध्यान रखते हैं। तभी अचानक क्या देखते हैं कि एक छाया आकृति जो है वो आती हुई दिखाई देती है। तो सुशील के पिता ने डॉक्टर को जगाया, डॉक्टर साहब उठिए उठिए। तो डॉक्टर ने कहा कि क्या हुआ? कि वो देखिए सुशील के पास एक छाया मूर्ति जो है वो आती हुई दिख रही है, क्योंकि जो प्रकाश था वो बहुत ही धुंधला था, कम था, इसलिए स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था कि वहाँ आने वाली आकृति किसकी थी। दोनों डॉक्टर और सुशील के पिता जो है वो देखते हैं कि वह छाया आकृति आकर सुशील के मुख को चूमती है। उसके बाद में जितनी भी जो कमरे की जो खिड़कियाँ थी उन सभी को खोल देती है और सुशील ने जो चादर ओढ़ रखी थी उस चादर को हटा देती है। और थोड़ी देर बाद में ये क्या देखते हैं कि वही छाया आकृति अपने हाथ में जो है कि दवा की जो शीशी थी उस शीशी की पूरी जो दवा है उस आंगन पे या ज़मीन में पर डाल देती है। इतने में सुशील के पिता और डॉक्टर भागे हुए रोगी के अर्थात सुशील के कमरे में जाते हैं। जाकर देखते हैं कि ये छाया मूर्ति या आकृति और कोई नहीं बल्कि ये थी सुशील की माँ। जैसा डर डॉक्टर को पहले से था ठीक वैसा ही हुआ कि कहीं न कहीं घर से कोई ऐसी गड़बड़ हो रही है जिससे सुशील ठीक नहीं हो रहा है। तो इन दोनों को अर्थात अपने पति और डॉक्टर को देखते ही सुशील की माँ चिल्लाने लगती है कि आप। फिर इतना कहने के बाद में वो बेहोश सी हो जाती है और कहने लगती है कि देखो सुशील ठीक हो रहा है, धीरे धीरे अपने अन्य भाइयों की तरह ये भी मुझे छोड़कर चला जाएगा और एक दिन मैं बिल्कुल अकेली हो जाऊंगी। मेरे जो जीवन का आधार सुशील है ये भी मेरे पास नहीं रहेगा। इस प्रकार की जो बातें हैं वो बेहोशी में सुशील की जो माँ है वो बड़बड़ाने लगती है। और ये घटना देखकर द्वारकानाथ अर्थात सुशील के पिता को बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। वो डॉक्टर से कहता है कि ये कैसे हो सकता है, एक माँ ही अपने बेटे की हत्यारिन कैसे हो सकती है, एक माँ ही अपने बेटे की हत्या कैसे कर रही है। तो डॉक्टर कह रहा है कि ये माँ का विशेष प्रेम है, ये ममता का इतना जहरीला प्रेम है जिससे वशीभूत होकर ममता रूपी विष से वशीभूत होकर जो सुशील की माँ है वो इस तरीके का काम कर रही है, क्योंकि वो किसी भी स्थिति में सुशील को अपने से दूर जाने नहीं देना चाहती है। ये एक माँ का ऐसा स्वार्थ है जिस स्वार्थ से वशीभूत होकर सुशील की माँ ने ये कदम उठाया है। वो अपने बेटे के प्रति, अपने संतान के प्रति उसके हृदय में जो अथाह प्रेम है उसमें पागलपन की स्थिति में पहुंच गई है। इसीलिए इस एकांकी का शीर्षक भी रखा है ममता का विष, क्योंकि माँ के हृदय में पुत्र के प्रति जो अथाह प्रेम था वो एक जहर के रूप में बस जाता है। ये दोनों बातें करते करते फिर डॉक्टर द्वारकानाथ से कहते हैं कि देखिए मैंने इस बीमारी का इलाज ढूंढ लिया है। इस बीमारी का इलाज दवा नहीं बल्कि सावधानी है, और सावधानी आज हमने जो रखी तो वास्तव में इस रोग की जो जड़ थी उस जड़ तक हम पहुंच गए हैं। देखिए मैं कुछ दवा दे रहा हूँ, ये दवा सुशील की माँ को दीजिए जिससे ये पुनः होश में आए। और मेरे जाने के बाद में उसको ये पता नहीं होना चाहिए कि रात में मैं यहाँ आया था और हम दोनों ने क्या योजना बनाई थी, क्योंकि हमें
दोनों को जिंदा रखना है, सुशील की माँ और सुशील को। इसलिए इन दोनों का जो उपचार होना चाहिए वो मैंने ढूंढ निकाला है। अब आपको किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस माँ के हृदय में जो अथाह प्रेम जहर के रूप में बसा हुआ था, उस जहर को निकालने का इलाज मैंने ढूंढ लिया है और उसी प्रेम को अमृत तुल्य बनाकर जो है मैं दवा के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि आगे से आप खुद भी सावधान रहेंगे, आपका बेटा भी ठीक हो जाएगा और आपकी पत्नी भी जो है उसमें उसके प्रेम में भी सुधार आ जाएगा। तो ये थी अपने एकांकी ममता का विष विष्णु प्रभाकर की। अब हम अपनी अगली कक्षा में इससे अगली जो एकांकी है उसके बारे में बातचीत करेंगे।